हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल बुआज क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज कर रही थी बाल अपराध की, जिसमें हमने पिछली 2 क्लासें देखी। आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। फिर उसके बाद देखें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के हिसाब से कि जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आगे आने वाली परीक्षाओं में कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उस तरीके से। तो दोस्तों, हमने पिछली 2 क्लासें की थी, आज तीसरी क्लास पढ़ेंगे और इसमें सबको जानेंगे। ये 10 क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ में कुछ बेसिक बातें भी बताऊंगा। जैसे दहेज प्रथा आ गई तो उससे संबंधित कुछ बातें, ऐसे आपका ये सती प्रथा आ गई तो उससे संबंधित बात है। तो आपके 10 क्वेश्चन के साथ कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन कवर होंगे, इसमें 30 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो ऊपर इसके ऊपर जैसे इस तरीके से आएंगे उस तरीके से उसकी डिटेल में भी बात करेंगे थोड़ी बहुत। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है ना, कुछ छोटा सा लिखा है क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ तो उसके साथ सुनते जाना, ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा, क्या दोस्तों? दहेज निषेध अधिनियम 1961। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ तो 1961 में। कब हुआ? 1961 में। अभी वो भी बताऊंगा कब, दिनांक भी, ठीक है। 1961 की धारा 2 के तहत के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है कि दहेज का अर्थ क्या है दोस्तों, है ना। तो आपको इसका आंसर देना है। आपके पास ऑप्शन है शादी के लिए संपत्ति का बहुमूल्य प्रतिभूति देना, उपहार देना, विवाह में खर्च करना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपके पास? शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, उपहार देना, विवाह में खर्च करना, या इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। किसी ने बताना है दहेज निषेध अधिनियम 1961 की ओर से के अनुसार, ठीक है। बताओ तो दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। अब देखो दोस्तों, आपको सभी पता है दहेज, दहेज तो सभी जानते हो क्या होता है। शादी में अगर किसी लड़का या लड़की किसी शादी हो जाती है, जैसे आप हो, अब प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, जैसे पुलिस की। अब आपकी पुलिस में क्या लग जाती है? जॉब लग जाती है। तो आपके घर वाले या कोई भी जैसे क्या करता है, किसी लड़की वाले से या कोई लड़की जो लग जाती है ना, या लड़के या लड़की कोई भी हो सकता है, अगर कोई उसके सामने वाले दूसरे पक्ष से क्या करता है, किसी धन की डिमांड करता है, मांग करता है ना, तो वो क्या होगा? दहेज कहलाता है। क्या होता है? दहेज। अब देखो दहेज के लिए आपको पता है तो किसमें करते हैं? शादी के लिए। तो सीधा सा ऑप्शन आपके पास शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। ये आपके पास सभी क्वेश्चन जो मैं कराए हैं पिछली 2 क्लासों में, आज में जो सभी क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, है ना। तो ये आपका क्या हुआ? राइट आंसर। अब जान लेते हैं दोस्तों का दहेज निषेध अधिनियम 1961 होता क्या है। तो दोस्तों दहेज निषेध 1900 अधिनियम पारित कब हुआ? क्वेश्चन आ जाए तो 26 मई, क्या दोस्तों? 26 मई 1961 को। कब पारित हुआ? 26 मई 1961 को। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम, क्या दोस्तों? दहेज निषेध अधिनियम 1961 को, सॉरी, दहेज निषेध अधिनियम को कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1961। पारित 26 मई 1961, और पारित और लागू कब किया गया? 1 जुलाई 1961 को, है ना। ये आपके दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 जो है उसका दोस्तों, उसमें कुछ क्या है, कुछ आपके क्या दे सके, कुछ अनुच्छेद है, जैसे 597, ठीक है, 498, मतलब अनुच्छेद धाराएं है ना। तो इन धारा सॉरी धाराएं, इन धाराओं का अनुच्छेद क्या हो दोस्तों? अनुच्छेदों का क्या है? धाराओं में अनुच्छेदों के अंतर्गत जैसे 597 क्या रखा है दोस्तों, कि यदि कोई क्या करता है कि माता पिता हो या विवाह कोई भी हो, अगर क्या करता है किसी पक्ष से, है ना, क्या करता है सामने वाले पक्ष से, अगर क्या करता है मांग करता है किसकी? धन की, तो क्या माना जाएगा? एक अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों? अपराध माना जाएगा, ठीक है। अब देखो 498 आता है। 498 में क्या है दोस्तों? 498 बी, 498 बी, 498 के अनुसार क्या है दोस्तों, कि अगर कोई महिला को क्या करता है, या उसका पति या कोई रिश्तेदार प्रताड़ित, मतलब दहेज के लिए क्या करता है? प्रताड़ित करता है, या उसको क्या करता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जैसे आपको क्या करता है, उसको दुख पहुंचाता है या उसको संकट देता है दहेज के लिए, कोई भी उसका रिश्तेदार हो सकता है, पति हो सकता है, घर वाला कोई भी हो सकता है, तो क्या होगा? वो एक अपराध माना जाएगा 498 के तहत,
ठीक है दोस्तों। एक वो आता है 304 बी, 304 बी कह सकते हैं, ख कह सकते हैं। इसके अनुसार क्या होता है दोस्तों, यदि किसी महिला की मृत्यु उसके शादी के 7 वर्ष के पहले हो जाती है ना, 7 वर्ष के अंदर हो जाती है, तो दोस्तों क्या होता है, उसको एक अपराध माना जाएगा। इसके लिए उस दोषी को, अगर वो दोषी साबित होता है तो उसके लिए 7 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास की सजा हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इससे अंतर्गत। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है। तो दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया, आप क्या बताना है, दहेज का अर्थ कौन सी धारा बताया गया। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन धारा 2, धारा 4, धारा 6 या धारा 8। इसी तरीके से क्वेश्चन आया था ना, धारा नहीं लगाता, 2, 4, 6, 8 बस। कौन सी धारा, तो ये सब क्या है, धारा है, धारा 2, 4 और 6, 8। बताओ दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका धारा 2। क्या दोस्तों, धारा 2 सच, धारा 2 है दोस्तों। उसमें क्या कहता है कि दहेज का अर्थ बताया गया कि दहेज का क्या अर्थ है ना, दहेज क्या होता है। और दोस्तों धारा जो 3 है उसमें क्या बताया है कि दहेज लेना और देना दोनों ही क्या है, अपराध है दोस्तों। क्या है, दहेज लेना और देना भी दोनों क्या है, अपराध है। और धारा 4 में क्या है कि दहेज की मांग करना, क्या दोस्तों, अगर कोई दहेज की मांग करता है तो वो भी क्या अपराध है ना, या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, है ना, या तो सीधे मांगता है या किसी के जरिए से बिचौलिया होता है ना, उसके जरिए वो कहता है कि ऐसे मुझे 25 लाख, 2 लाख, 20 लाख, है ना, ऐसे रुपए चाहिए, या गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, ऐसे तरीके से दोस्तों क्या होता है, परोक्ष या प्रत्यक्ष किसी तरीके से मांग सकता है ना, तो वो क्या है, अपराध है। अब बात आ रही दोस्तों धारा 5। तो धारा 5 में कहा था किसी व्यक्ति को एक प्रकाशन के द्वारा, जैसे मीडिया या प्रकाशन या न्यूज़पेपर या किसी के माध्यम से अगर वो किसी धन की क्या करता है, दहेज की डिमांड करता है, धन की मांग करता है, तो वो भी क्या है, एक अपराध है। और धारा 6 में क्या करता है, उसके क्या दोस्तों, विवाहित पति को छोड़कर या विवाहित क्या दोस्तों, विवाहिता के अतिरिक्त अगर कोई किसी मतलब जो व्यक्ति होता है उस पर धारण करता है किसको, उसको, तो दोस्तों क्या होगा, अन्य किसी व्यक्ति का धारण किया जाता है तो वो क्या होगा, अपराध माना जाएगा धारा 6 के अनुसार। अब धारा 8, धारा 8 दो भागों में, धारा अ बोल सकते हैं या क बोल सकते हैं या एक बोल सकते हैं या ए बोल सकते हैं। तो दोस्तों 8 ए में क्या है या 8 क में क्या है कि 1 वर्ष के अंदर इसकी क्या की जानी चाहिए, शिकायत की जानी चाहिए, ठीक कर दी जानी चाहिए, 1 वर्ष के अंदर का जुर्माना, है ना, का 1 वर्ष के अंदर शिकायत कर दी जानी चाहिए। और धारा 8 बी मैंने कल बताया था आपको, उसमें क्या था, दहेज पदाधिकारी की नियुक्ति, क्या थी, दहेज पदाधिकारी की नियुक्ति, जो क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ये सभी दोस्तों क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपके पास धारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 7 और 6, 8 ये। और आपके दहेज कब पारित हुआ, 26 मई 2018 को, सॉरी 26 मई 1961 को। और लागू कब हुआ, लागू पूछा जाए तो 1 जुलाई 1961 को, है ना। फिर हमने कुछ इससे संबंधित प्रभाव देखे, धारा देखी जैसे 500 क्या 97, 498 और 304 बी, है ना। अच्छा एक होती है 496, जिसके तहत क्या होता है, अगर कोई महिला क्या करती है, अपने दहेज की मांग का मतलब जिसको कोई दहेज दिया उसको अगर उसकी मांग करती है तो वो भी क्या दोस्तों क्या है अगर वो देने से मना करता है तो वो भी क्या है, एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड, है ना, आईपीसी, अगर फुल फॉर्म आ जाए आईपीसी, फुल फॉर्म क्या है, इंडियन पेनल कोड की धारा 376 के जमानती अपराध, जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है। ठीक है, तो धारा 376 वो या जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध है। तो दोस्तों आज का राइट आंसर क्या होगा, गैर जमानती अपराध है। कैसा है, गैर जमानती अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, है ना, राष्ट्रीय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं, कितनी महिलाएं 2015 के अनुसार, दोस्तों 2015 की बात है ये, तो उसके लिए कितनी हुई है, 34,000 से अधिक, 66,000 से अधिक, 88,000 से अधिक, 90,000 से अधिक। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 34,000 से अधिक महिलाएं 2015 के अनुसार महिलाएं दुष्कर्म की क्या हुई है, शिकार हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है ना, पॉक्सो एक्ट से क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है पर पॉक्सो एक्ट क्या पूछा ही जाएगा, है ना। तो पॉक्सो एक्ट दोस्तों मैंने बताया था, पॉक्सो एक्ट का कब किया गया था, 14 नवंबर, क्या दोस्तों 14 नवंबर 2012 को क्या किया, इसका गठन किया गया। और पॉक्सो, पॉक्सो दोस्तों क्या होता है, ये होता है ना POSCO, ये होता है पॉक्सो, है ना। अब देखो पॉक्सो को दोस्तों कैसे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, क्या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, पॉक्सो नहीं पॉक्सो, उल्टा हो गया ना, पॉक्सो, पॉक्सो, है ना। तो दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, क्या दोस्तों,
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, है ना। और फुल फॉर्म आ जाएगा पॉक्सो एक्ट की, फुल फॉर्म पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, सी फॉर चिल्ड्रन, फ्रॉम, एस फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसमें क्या है कि पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु की का व्यक्ति नाबालिग होता है, 16 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम, या 18 वर्ष से कम, या 14 वर्ष से कम। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 16 वर्ष से कम का बच्चा, या 17 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, या 14 वर्ष से कम के जो कम आयु के व्यक्ति है वो नाबालिग होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, राइट आंसर दीजिए पॉक्सो एक्ट के तहत कौन सा होगा दोस्तों नाबालिग, तो कल ही बताया था ना, 18 वर्ष से कम। क्या दोस्तों, 18 वर्ष से कम। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए कि बाल एवं किशोर, अच्छा एक दोस्तों आपको पता है कि जैसे आपको शारीरिक संबंध या यौन संबंध बनाने के लिए कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, कितनी उम्र होनी चाहिए, 18 वर्ष, है ना। बाल एवं किशोर श्रम प्रसिद्ध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो दोस्तों बाल एवं किशोर श्रम, है ना, बाल किशोर श्रम प्रसिद्ध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, 1986 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, या 1989 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों 1986 ईस्वी में, ठीक है। बाल एवं किशोर न्याय प्रसिद्ध अधिनियम 1986 में क्या किया गया, इसका गठन किया गया, क्या किया गया 1986 में। अच्छा दोस्तों इससे संबंधित कुछ क्या है, परिभाषाएं है, देखो इससे संबंधित कुछ एक्ट है। दोस्तों बाल श्रम क्या होता है, देखो इसमें कुछ अनुच्छेद जुड़े गए, जैसे 21 का यह है मौलिक अधिकार प्राप्त करता है, कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 21, है ना, 21 का आर्टिकल 21 क्या करता है, देह प्राण 21 करता है, जैसे आप कोई सो रहे हो, आपको कोई जगाता है ना, तो आप उसके साथ शिकायत कर सकते हो, वो तो होगा देह प्राण, है ना। अब 21 कब जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में, कौन सा दोस्तों, 21 का आर्टिकल 21 का जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसके तहत क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, क्या 6 से 14 तक के वर्षों को क्या किया गया, शिक्षा का अनिवार्य कराया गया, क्या शिक्षा अनिवार्य किया गया, ठीक है, शिक्षा का अधिकार क्या किया, अनिवार्य किया गया, मौलिक अधिकार जोड़ा गया ना। नेक्स्ट दोस्तों आपका आर्टिकल आता है इसमें 51 क, क्या दोस्तों 51 क, 51 क के अनुसार क्या था, 51 क के अनुसार दोस्तों, इसके अनुसार क्या था कि बालक के माता पिता या बोल सकते हैं अभिभावक का कर्तव्य है कि उन्हें क्या कहे, शिक्षा अनिवार्य कराए, क्या कराए, शिक्षा अनिवार्य कराए। दोबारा सुनो दोस्तों, आर्टिकल 51 का जोड़ा गया, जिसके तहत उसके माता पिता के, बालक के माता पिता को या उसके बोल सकते हैं अभिभावकों को, अभिभावक बोलते हैं माता पिता को, है ना, तो अभिभावकों का कर्तव्य है कि बच्चे को क्या कराए, शिक्षा अनिवार्य कराए, क्या इसका माता पिता का यह कर्तव्य है ना दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल जोड़ा गया आर्टिकल 45, क्या दोस्तों 45 है ना, अनुच्छेद 45 के अनुसार क्या था, इसमें के अनुसार था कि दोस्तों बालकों को 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को शिक्षा अनिवार्य की जाएगी, ठीक है दोस्तों। 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों एक मतलब बाल श्रम की नई नीति आई, शिक्षा नीति, जिसके अनुसार क्या था दोस्तों कि सभी स्कूलों में, क्या दोस्तों सभी स्कूलों में 25% सीटें, क्या दोस्तों 25%, ठीक है, मतलब आरक्षण की गई, किसके लिए, गरीबों के लिए, और जो मतलब क्या बोलते हैं उसके लिए, अपंगों के लिए, है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, मानव तस्करी, क्या दोस्तों मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल दोस्तों जो 2018 में क्या हुआ, शुरू हुआ, के तहत जब पारित किया गया, के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के किस स्तर पर करती है, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, या केंद्रीय स्तर पर। क्या दोस्तों मानव तस्करी जो आपका रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल है जो 2018 में पारित किया है दोस्तों, इसको जिला किसी स्तर पर जो इसका नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किसी स्तर पर की जाती है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, या राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। इसका राष्ट्र आंसर होगा दोस्तों राज्य स्तर पर, क्या होगा दोस्तों राज्य स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, सती रोकथाम अधिनियम 1987, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है, किस सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है, तो दोस्तों तो यह कानून किसके द्वारा लागू किया गया, पश्चिम बंगाल के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, बिहार के द्वारा, या असम के द्वारा। क्या दोस्तों किसके द्वारा,
पश्चिम बंगाल के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, बिहार के द्वारा या असम के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान के द्वारा। क्या होगा दोस्तों, राजस्थान के द्वारा। देखो सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 जो 1 जनवरी 1988 को हरदयाल जोशी के, उस समय सीएम कौन थे, हरिलाल जोशी के समय क्या किया गया, इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1988 को, है ना, सती रोकथाम अधिनियम। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे सती रोकथाम अधिनियम, सती रोकथाम, वैसे सती क्या होती है, जैसे कोई स्त्री अपने पति की निशानी के साथ क्या कर देती है, खुद को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, खुद की मृत्यु कर लेती है, आत्महत्या कर देती है, दोस्तों क्या होता है, सती कहलाती थी। ठीक है, यह प्राचीन काल राजपूतों में ज्यादा प्रचलित थी, है ना। जैसे आप राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें पद्मावती जैसे उन्होंने क्या किया, जौहर किया, है ना। वो पति क्या करता है, पति जैसे केसरिया होते थे जो लड़ते, वो केसरिया, और पत्नी क्या करती थी, जौहर, तो उसको क्या, सती। अब देखो दोस्तों होता क्या है कि सती प्रथा का, दोस्तों सती प्रथा जो है 1987 अधिनियम है, वो ये मतलब इसमें क्या था, सबसे पहले इसकी जानकारी एर्ण अभिलेख से मिली थी या शिलालेख से मिली थी। किससे मिली थी, एर्ण शिलालेख से, है ना। जो इसके रचिता कौन थे, इसके राजा भानुदय ने रचा के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, राजा भानुदय के द्वारा। जिसमें नेक्स्ट बात दोस्तों, इसका राजस्थान में जोधपुर से मिलती है जानकारी, राजस्थान में जोधपुर के कौन से शिलालेख से, कौन से शिलालेख से मिलती है, घड़ियाल शिलालेख से। कौन से दोस्तों, घड़ियाल शिलालेख से दोस्तों इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जिसमें रानी संपल कंवर, क्या दोस्तों, रानी संपल कंवर क्या हुई थी, जो राणे का जो क्या थे, सेनापति थे, उनकी पत्नी, ठीक है, प्रसिद्ध थी। अब दोस्तों इसमें कुछ सफल एक प्रयास किया गया था सवाई राजा जयपुर की सवाई राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है, इस जो असफल रहा था 1738 में इन्होंने प्रयास किया सती प्रथा को रोकने का, यह क्या रहा, असफल रहा। उसके बाद सफल प्रयास किया गया किसके द्वारा, बूंदी में, किसके द्वारा, बूंदी में प्रयास किया गया दोस्तों। ठीक है, कब, 1822 ईस्वी में, जो कैसा रहा, सफल रहा। उसके बाद दूसरा सफल प्रयास बीकानेर के राजा सूरज सिंह के द्वारा किया गया, जो भी सफल प्रयास रहा था। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि इसको पूर्णतः समाप्त दोस्तों भारत में कब बंद किया गया, तो दोस्तों इसको राजा मोहन राय के प्रयासों से, क्या दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, सती प्रथा की। तो सती प्रथा को दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा, किसे, लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा समाप्त किया गया। जिसको 17 क्या दोस्तों, एक्स इस तरीके से 17 में क्या दोस्तों, डी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, 17 डी के अंतर्गत रखा गया, किसको, सती प्रथा के रोकथाम अधिनियम को, है ना। ये था दोस्तों आपको सती प्रथा से संबंधित। और इस समय हरिलाल जोशी थे। ठीक है, जब क्या किया गया इसका 1 जनवरी 1988 को दिया गया था दोस्तों। और इसका अच्छा दोस्तों राजस्थान में सती होने वाली जो अंतिम महिला थी वो थी रूप कंवर। कौन सी दोस्तों, रूप कंवर, जो सीकर जिले के देवराड़ा गांव से संबंध रखती थी। ठीक है, रूप कंवर, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ। नेक्स्ट दोस्तों क्या क्वेश्चन आपके पास, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ, 2010 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में, 2013 ईस्वी में। आपको दोस्तों इसका आंसर देना है, तो जल्दी से इसका आंसर करो। क्या आंसर होगा इसका दोस्तों, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, कल मैं बताया था लैंगिक उत्पीड़न कार्यस्थल पर, है ना। तो उसके लिए दोस्तों कौन सा पारित किया गया, सन आपकी 2013 ईस्वी में, सन 2013 ईस्वी में इसको क्या किया गया, पारित किया होगा। दहेज निषेध अधिनियम 1984-1986 के अंतर्गत, क्या दोस्तों, 1986 में दहेज लेने देने में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों, दहेज लेना या दहेज देना किस की श्रेणी में आते हैं। तो आपको पता है दहेज लेना हो या दहेज लेना हो क्या है दोस्तों, श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता मतलब क्या, श्रेष्ठता महानता है या प्रतिष्ठा है या किसी का दोस्तों को अभिमान है ना, या उसकी अपराध है या परंपरा है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, दहेज लेना और देना ही दोनों क्या है, अपराध की श्रेणी में रखे गए। चाहे कोई दहेज ले रहा हो या कोई दहेज दे रहा हो, दोनों ही क्या है, अपराध है। तो आपको ध्यान रखना है कि दहेज नहीं लेना है। ठीक है, क्या नहीं करना है, दहेज नहीं लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आज इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जिससे संबंधित हमने कुछ बेसिक बातें भी जानी थी, जैसे सती प्रथा से संबंधित जाते जानी, दहेज प्रसाद से संबंधित, है ना, दहेज निषेध अधिनियम से जाना दोस्तों, बाद में किशोर श्रम प्रसिद्ध अधिनियम से कुछ अनुच्छेद जाने। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास
अगर बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें और गूगल क्लास के माध्यम से जुड़े रहें और बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।